तो हेलो भाई लोग, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिवॉर्ड नेचर मार्शल डेमन का थर्ड पार्ट। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो रेड लोटस कल्ट का बंदा मर के भी जिंदा हो जाता है, जिसे जुओची देखकर पूरी तरह एक्साइटेड हो चुका होता है और बोलता है कि वो इनकारनेशन डाओइस्ट पूरी तरह सही था, इस टेक्निक को मरने के बाद ही सीखा जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि न्यूआन को, जो कि उस पर अपने स्वॉर्ड से स्लेसेस लगाने लगता है और जिसे देखकर वो पूरी तरह चौंक चुका होता है क्योंकि उसके स्लेसेस का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ होता है। और बोलता है वो कि मेरे स्लेसेस का इस पर कोई भी असर नहीं हुआ, ना ही इसके ऊपर एक स्केच तक आया है। तभी हम देखते हैं कि वो रेड लोटस कल्ट का बंदा किंग युआन पर अटैक कर देता है, जिससे कि किंग युआन पीछे की तरफ चला जाता है। तभी हम जोची को देखते हैं जो कि उस पे मौका देखकर आगे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और उसके पेट पे अपने पंच से बहुत तेजी से मारता है, जिससे कि वो बंदा पीछे की तरफ जाने लगता है। लेकिन उसे भी एहसास हो जाता है कि उसके पंच का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ और हमारा टकला साइतामा उसके अटैक को पूरी तरह डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि जुओची भी पीछे की तरफ चला जाता है। तभी किंग युआन जुओची से बोलता है कि जुओची आखिर तुमने इसे पहले कैसे मारा था। जुओची बोलता है कि एक्चुअली बात यह है कि इस बंदे की कल्टीवेशन एक्सटर्नल स्किल्स पे डिपेंड है और इसके बोन्स मसल हमारे उम्मीद से भी ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग है। बात यह है कि मैंने उस पर अपने ट्रू क्यूआई से अटैक किया था, अपना फाइनल ब्लो, और उसके सीधे हार्ट पे मैंने अटैक किया था, जिसकी वजह से वो मर पाया। लेकिन अब बात अलग है, रिजरेक्शन के बाद ये तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है और टफर हो चुका है और इसका स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, यहाँ तक कि मेरा ट्रू क्यूआई भी इसके बॉडी के अंदर तक नहीं जा पा रहा। तभी किंग युआन सीरियस लुक के साथ बोलता है, तो ऐसी बात है तो हमें लगता है कि हमें अब उस मेथड का इस्तेमाल करना ही होगा। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि भागो यहाँ से। हम देखते हैं कि दोनों बहुत तेजी से वहां से भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि जोची पीछे होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, किंग युआन क्या तुम थोड़ा स्लो हो सकते हो। किंग युआन बोलता है कि मैं पहले ही बहुत धीरे भाग रहा हूँ। जोची हाँफते हुए बोलता है, किंग युआन आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम इतना तेज कैसे भाग सकते हो बिना अपना ट्रू क्यूआई को यूज किए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी हम देखते हैं उन सभी बंदों को जो कि रिफ्यूजी होते हैं वो भी भाग रहे होते हैं, जिसे जोची देख लेता है और उन्हें रुकने के लिए बोलता है। वो सभी बंदे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि वो दोनों हमारा पीछा कर रहे हैं और हमारे जो मैसेंजर है वो भी उन सब के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरा बंदा बोलता है, आखिर कैसा मैसेंजर, वो तो पूरी तरह मॉन्स्टर है। तभी हम देखते हैं उनके इतना बोलते हैं उन सबकी सारी बॉडी टुकड़ों में बट जाती है। हम देखते हैं कि वही रेड लोटस कलर का बंदा उन्हें मार दिया होता है और अपना एक पंच यूज करते हुए डायरेक्ट जोची पे अटैक करता है, लेकिन जोची सही टाइम रहते हुए वहां से डॉज कर लेता है, जिससे कि उसका अटैक जाके जमीन पर लगता है, जिससे कि जमीन पूरी तरह सेटल हो चुका होता है। जोची बोलता है, ऐसा लगता है कि हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। किंग युआन बोलता है कि हमें अब दौड़ना छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये इसके पास बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना है, अगर हम इससे कंपटीशन करते हैं तो ये अपनी खुद की कब्र खुद से खोदने के बराबर होगा। जोजी खुश होते हुए बोलता है, तो क्या सही में क्या तुम अब फाइनली कोई एक्शन लेने वाले हो। किंग युआन कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जोजी उससे बोलता है, चलो ये अपना ये एक्टिंग करना बंद करो, भले ही तुम लगातार केवल फंडामेंटल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हो, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारा रंग रूप इससे साबित होता है कि तुम एक बहुत ही बड़े प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करते हो। और जैसा कि नॉवेल्स में लिखा जाता है कि जैसे कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो हमेशा अपनी असली पहचान को छुपाता है, दुनिया भर में घूमता है और जानबूझकर अपने सेक्टर की मार्शल आर्ट तकनीकों को उपयोग करने से बचता है और अपने इस जर्नी में वो जीनियस डिसाइपल ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स भी बनाता है। लेकिन जब उस जीनियस डिसाइपल की ट्रू आइडेंटिटी एक्सपोज होती है तो उस फ्रेंड के अंदर इन भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे से स्ट्रेंजर की तरफ बिहेव करने लगते हैं। क्या तुम इस बात को लेकर चिंतित नहीं हो, बताओ ना। किंग युआन बोलता है कि नहीं, मैंने इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं सोचा। और वहाँ पर एक बहुत ही फनी सा माहौल बन जाता है। हम देखते हैं जोची को जो कि बहुत ही शाइनिंग आई लेकर उसकी तरफ देख रहा होता है और उसकी रिप्लाई सुनने के लिए। जोची बोलता है, अगर ऐसी बात नहीं है तो लेकिन तुम्हें पीछे क्या खींच रहा है, लेकिन चलो छोड़ो, हालांकि रीजन कुछ भी हो, लेकिन हमें एक अभी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट में फंसे हुए हैं। और वो किन्नान से बोलता है कि अब जल्दी करो, अपना इनविंसिबल मार्शल आर्ट स्किल यूज करके उस रिजरेक्टेड मॉन्स्टर को पूरी तरह डिफीट कर दो। किंग युआन बोलता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपने प्रेडिसेसर को सरपास करना चाहता हूँ और मार्शल आर्ट के पिनेकल तक पहुंचना चाहता हूँ तो मैं अपने इस करेंट कल्टीवेशन पे अपनी क्यूआई को यूज नहीं कर सकता। जोची थोड़ा चिढ़ते हुए उसे बोलता है, क्या मार्शल आर्ट पिनेकल मेरा कद्दू, क्या ये तुम्हारी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर इस मॉन्स्टर को हमने अभी नहीं मारा तो हमारे घोड़े लग जाएंगे। किंग युआन बोलता है कि ये मेरी चॉइस है और मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहता, तो तुम यहाँ से पहले निकल सकते हो। हालांकि मैं इसे डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा इसे रोकने के लिए और तुम यहाँ से निकल जाओ। जोची आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो अच्छा ऐसी बात है। तभी किंग युआन बोलता है कि नहीं, तुम गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। हम देखते हैं जोची को जो कि ठीक उसी रेड लोटस कल्ट के बंदे के सामने आके खड़ा हो जाता है। जोची किंग युआन से
उससे बोलता है तुम स्टूपिड पर्सन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो, तुम अभी बहुत ही ज़्यादा पीछे हो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। हम देखते हैं तीनों एक दूसरे में बैठ जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही फाइट चलने लगती है। हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किसी का ब्लड का ड्रॉप जमीन पे गिरा होता है, जहाँ हम देखते हैं जोची को वो एक जगह पर पूरी तरह घायल पड़ा हुआ होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था ये पूरी तरह इम्पॉसिबल है। हमने उस पर बहुत सारे अटैक्स लगाए, बहुत बार अटैक्स लगाए, लेकिन हम उसके शरीर पे एक भी खरोच तक नहीं ला पाए। लेकिन हम उसके सिंगल अटैक से बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके हैं और इस तरीके का फाइट पूरी तरह पॉइंटलेस है और ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ भी इस बात को समझ चुका है। हम देखते हैं किन युआन को जो कि अभी भी अपना स्वॉर्ड देखकर उसके सामने खड़ा होता है। तभी वो टकला बंदा किन युआन पर अटैक कर देता है। वो अपने मन में सोचता है कि मेरा दाहिना हाथ पूरी तरह टूट चुका और मुझे अपने स्वॉर्ड को एक ही हाथ से पकड़ना पड़ रहा है। इधर जोची उसको देख रहा होता है फाइटिंग करते हुए और अपने मन में बोल रहा होता है अगर ऐसे भी स्टेट में तुम अपने जान को दाव पे लगाना चाहते हो, आखिर तुम अपने ट्रू क्यूआई को भी यूज क्यों नहीं करते? आखिर ये बंदा कितना पागल हो सकता है? और ये सारी बातें अपने मन ही बोल रहा होता है। हम देखते हैं इधर किन युआन को जो कि अभी भी उसे बहुत ही ज्यादा फाइट ले रहा होता है और उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, उस पर अटैक बैक भी कर रहा होता है और वो जब अपने स्वॉर्ड से स्लेसेस लगा रहा होता है उसके स्वॉर्ड स्लेसेस से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भी निकल रही होती है, जिसे देखकर जोची भी हैरान होता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है। वो बोलता है कि आखिर ये डांस कैसा है? ऐसा लगता है कि वो अपने एनिमी के साथ साथ मिलकर जानबूझकर उसके साथ डांस कर रहा हो और तो उसके स्वॉर्ड का स्ट्रेंथ भी पहले ही बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है। क्या सच में वो इस तरीके से जीत सकता है? हम इधर किन युआन को देखते हैं जो कि अपने अंदर ही ध्यान लगा रहा होता है। तभी हमें एक कहानी के बारे में बताया जाता है कि एक शेफ ने कैसे राजा के सामने एक बैल को अपने मारने की अपनी कला को प्रदर्शित किया। उसकी ब्लेड एक बहते हुए पानी की तरह थी जिससे कि वो उस बैल को काट रहा था। उस बुल को थोड़ा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। पब्लिक का एंटरटेनमेंट केवल शेफ के चाकू की सुंदरता और उसके ध्वनि से हुआ और उस संगीत के अंत तक बैल की हड्डियां और नसें पूरी तरह अच्छी से अलग हो चुकी थी और धीरे धीरे उस बुल के फ्लैशेस मरकरी के ड्रॉप की तरह धीरे धीरे नीचे गिर गया। जैसे मरकरी उसे बोलते हैं जो कि थर्मोमीटर में मिलता है, उसी को बोल रहा है। राजा उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना रिमार्केबल स्किल कैसे पोजेस करते हो? शेफ ने रिप्लाई दिया कि केवल उसके फ्लैश पर ध्यान केंद्रित करके और आत्मा के साथ बैल का अस्तित्व महसूस करके। क्या ब्लीड और आत्मा एक दूसरे से मर्ज हो सकता है? सच बताऊं तो इसका मेन स्टोरी से कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं इसे ड्रॉप करता हूं। हम अपने एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं किन युआन को जो कि उस टकले आदमी के राइट हैंड को पूरी तरह काट देता है। किन युआन अपने मन में सोचता है कि मेरा कॉन्शियसनेस पहले ही अपने लिमिट तक पहुंच चुका है और मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं खींच सकता। और अनफॉर्चुनेटली इस मोमेंट पर तभी हम देखते हैं कि किन युआन को आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वो बोलता है कि साउंड जोची उस बंदे को मेरे लिए रोक रहा है। वो बोलता है कि नहीं, मुझे सोना नहीं है अभी, क्योंकि वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा उसके सामने। मुझे जल्दी उठना होगा, अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करना होगा जैसा कि मैंने उस पर पहले किया था। तभी वो अपने अचानक से आंखें खोलता है और देखकर पूरी तरह शॉक हो चुका होता है और बोलता है क्या, आखिर ये कैसे? हम देखते हैं उस बंदे के राइट हैंड की तरफ और उसकी आधी बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। किन युआन बोलता है क्या उसने अपने मसल्स और हड्डियों के अंतराल को ट्रू क्यूआई से भर दिया और एक्सरसाइज के दौरान उसने फटने दिया? ये तो उसी स्वॉर्ड के जैसा सेम प्रिंसिपल है जो कि मैंने इससे पहले यूज किया था, लेकिन ये पूरी तरह से अपोजिट मेथड के साथ आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने केवल देख के एक बार में इसे समझ लिया? हम देखते हैं इधर जोची को जिसकी बॉडी के ऊपर पूरी तरह ट्रू क्यूआई दौड़ रही होती है। जोची उससे बोलता है किन युआन, मैं अब तुम्हारी भावनाओं को थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। यह बहुत ही अद्भुत है। इस प्रकार की भावना वास्तव में किसी के लिए अपना जीवन बदलने के लिए लायक है और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर हम मार्शल आर्ट के पीक तक पहुंच सकें। तभी सीन सिर्फ होता है, हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ बंस को रखा गया होता है टेबल पे। तभी एक वेटर उस किन युआन के पास आके बोलता है, सर जैसा कि आपने 10 स्टीम बंस का हमें ऑर्डर किया था, अब अपना मील एंजॉय कर सकते हैं। किन युआन अपने हाथ में उस बन को पकड़े हुए होता है और बोलता है कि आपका ये बन बहुत ही ज्यादा छोटा है, मुझे और 2 बीफ नूडल्स के बॉल ला के दो बिना किसी सॉस के और प्लीज जल्दी करना। वो वेटर थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं शेफ को इसके बारे में बता देता हूँ। जोची किन युआन से बोलता है, किन युआन आखिर तुम इतना क्यों खा रहे हो? हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में वही बुक को पकड़ा होता है। किन युआन बोलता है कि बिना अपना ट्रू क्यूआई यूज किए फाइट करना एनर्जी को बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करता है और ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जोची बोलता है तो आखिर तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें अपना क्यूआई यूज करने से मना क्यों किया है? आखिर एक टॉप एक्सपर्ट बिना अपना क्यूआई यूज किए फाइट कैसे कर सकता है? इसका तो कोई सेंस नहीं है कि आप अपनी ट्रू क्यूआई
क्यूआई का उपयोग किए बिना मार्शल आर्ट के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। इसका तो कोई सेंस नहीं बनाता कि तुम ट्रू क्यूआई का उपयोग करके मार्शल आर्ट के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। किन युआन बोलता है जोची से कि एक एंशिएंट लेजेंड्स में कुन नाम की फिश का जिक्र किया गया है और उसका मीट बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस होता है और वो 1000 मीटर्स तक लंबी हो सकती है। चाहे वो डिलीशियस भी है लेकिन उसका कोई एनिमी नहीं है और वो समुद्र के बीच में बहुत ही आराम से रहती है। जब हवा चलती है तो उसके पंख उग जाते हैं और वो हवा के वेग से ऊपर की तरफ उड़ जाता है और आकाश में उड़ जाता है। और मुझे बताओ कि ऐसे क्रिएचर पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है? जोची बोलता है हंसते हुए कि फ्रीडम, ये इसमें एनविएबल फ्रीडम है। एनविएबल मतलब ईर्ष्यापूर्ण या फिर मतलब किसी से लोचा वोचा ना हो ना, मतलब ऐसे। किनवर बोलता है तो क्या फ्रीडम, ओशियन के प्रोटेक्शन के बिना वो केवल मेज पर एक स्वादिष्ट डिश बन के रह जाएगा और तेज हवा के बिना वो उड़ नहीं सकता। मार्शल आर्टिस्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल टेक्निक और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यूआई का अनुसरण करते हैं, लेकिन अगर कोई टेक्निक नहीं होती और कोई ट्रू क्यूआई नहीं होती तो क्या तुम्हें लगता है मार्शल आर्टिस्ट का कोई अस्तित्व होता? जोची अपना फेस बनाते हुए बोलता है एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो चुका हूँ। किन्वन उसे बताता है कि टेक्निक्स और ट्रू क्यूआई हमें स्ट्रॉन्गर्स बनाते हैं लेकिन वो केवल एक टूल्स के जैसे हैं। जोची तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम अपना वो टेक्निक दोबारा यूज कर सकते हो जिससे कि तुमने उस रेड लोटस कल्टिस्ट को दोबारा मारा था? जोची बोलता है कि मैंने बहुत बार ट्राई मारा था लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। किन्वन उससे बोलता है कि उस ट्रिक का अच्छी तरह से अभ्यास करना वह दिशा होनी चाहिए जिसके लिए तुम प्रयास कर रहे हो और तुम्हें इस रेड लोटस सेट के अननोन ओरिजिन वाले बुक को अपने हाथों से फेंक देना चाहिए। रेड लोटस सेक्स का ये टेक्निक तुम्हें बहुत ही जल्दी भले ही स्ट्रॉन्गर बना सकता है लेकिन उन्हें अभी बहुत ही ज्यादा कमी और कठिनाइयां हैं, ये तुम्हारे मार्शल आर्ट के पिनेकल तक पहुंचने में एक बाधा ही बनेगा। जोची उससे हंसते हुए बोलता है कि ये मेरा पाथ नहीं है, तुम्हारा पाथ है। जिस जगह पे मैं पैदा हूँ वो तुम्हारे वाले से पूरी तरह डिफरेंट है, जहाँ ताकतवर हमेशा कमजोरों को ह्यूमिलेट करते हैं और वहाँ सर्वाइव करने का केवल एक ही रास्ता है कि हम अपना बेस्ट दें और मैं उस किसी भी मेथड पे गिव अप नहीं करना चाहता जो मुझे स्ट्रॉन्गर बना सकता है। किन्वन बोलता है कि अफसोस की बात है, तुम बस मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने की बात कर रहे थे। हम देखते हैं कि जोची अपना हाथ में बुक को उठाते हुए बोलता है तो मैं अब तुम्हारे वो पुराने सवालों का जवाब देता हूँ। भले ही एक दिन मार्शल आर्ट टेक्निक और क्यूआई पूरी दुनिया से अचानक ही गायब हो जाए लेकिन मार्शल आर्ट तब भी मौजूद रहेगा। तलवार से मारना एक मार्शल आर्ट है, मुठ्ठियों ने पंचेस से अटैक करना भी एक मार्शल आर्ट है, दांतों से काटना भी एक मार्शल आर्ट है, लेकिन ट्रू क्यूआई भी एक मार्शल आर्ट है और ये सारे टेक्निक्स भी एक मार्शल आर्ट है। मैं मार्शल आर्ट के बारे में वो सभी चीजों को समझूंगा और याद करूंगा और मैं सभी मार्शल आर्ट को यूज करूंगा और यही मेरा पाथ है। तभी सीन प्रेजेंट का सीन होता है। हम देखते हैं कि एक जगह पर जोची लेटा होता है और एक बंदा उसके पास बैठा होता है। वो बोलता है कि आखिर मुझे ये पुरानी बातें क्यों याद आ रही हैं। तभी वो जो बंदा बैठा होता है वो बोलता है कि छोटे भाई क्या तुम जग चुके हो? वो अपने हाथ में एक नोट पकड़े हुए होता है और उस जोची से बोलता है कि ये तुम्हारे कंपेनियन ने तुम्हारे लिए नोट छोड़ के गया है। हम देखते हैं कि जोची उस नोट को पकड़ लेता है और उसे खोल कर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि मैं अभी बाहर कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ, मतलब खाना लाने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रुकना और मेरा इंतजार करना। और ये सब पढ़ते पढ़ते जोची बोलता है कि अरे यार ये कितना गंदी राइटिंग है। तभी वो उस बंदे से पूछता है कि भाई आखिर ये कौन सी जगह है? वो बंदा बोलता है कि ये मेट्रो स्टेशन है, वेस्टर्न मेट्रो स्टेशन, और इस रेल रोड का नाम पहले यही था लेकिन ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने के बाद ये बदल चुका है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बंदे लेटे होते हैं अपने स्लीपिंग बैग में। जोची बोलता है तो क्या तुम यहीं पे रहते हो? ये बदबू तो बहुत ही ज्यादा भयानक है, इससे बढ़िया तो वो प्रिजन ही था। तभी वो बंदा जोची से बोलता है अरे यार तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर रह के बहुत ही ज्यादा खुश हूँ? 6 महीने पहले मेरा घर पूरी तरह उड़ गया जिसे मैंने अपने मेहनत करके बनाया था। जोची बोलता है तो सच में बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। हम देखते हैं कि वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि लेकिन ये मेरा स्टेशन थोड़ा ज्यादा अच्छा है, जरा उस बंदे को जो देखो जो कि स्लीपिंग बैग में सो रहा है। जब युद्ध हुआ तो उसका जॉब भी छूट गया और वो अपने कर्ज को भी नहीं चुका पाया। उसका घर अभी भी मौजूद है लेकिन इसे जबरन नीलामी कर दिया गया है, लेकिन आवास के कीमतों की गिरावट के कारण नीलामी की राशि अभी भी उनके कर्ज को पूरा नहीं कर सकती। अब उसे हर महीने कर्ज चुकाना पड़ता है और यहाँ पे तो कुछ लोगों का उससे भी बुरा हाल है। छोटे भाई आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? जोची बोलता है ब्रदर मुझे अभी कहीं जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगा और तुम्हारी कहानियां दोबारा सुनूंगा। हम देखते हैं जोची को जो कि एक डायरेक्शन की तरफ भागने लगता है और वो अपने मन में बोलता है कि मेंग की आवाज इधर से आ रही है। तभी जोची को हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगती है जहाँ उसे सुनाई दे रहा होता है कि मुझे पैसे दो, तुम्हारे पास जो भी है, और उसे मेंग की आवाज सुनाई देती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाओ किसी और से मांग लो।
दूसरे बंदे का आवाज़ सुनाई देता है जिसमें वो बोलता है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म को देखने में ऐसा लगता है कि तुम वेस्टर्न माउंटेन यूनिवर्सिटी से हो। मेंग बोलता है कि तुम गलतफहमी में हो। दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर तुमने उस डिप्लोमेट को कैसे असैसिनेट कर दिया, तुम लोग स्टूडेंट हो, आखिर तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आया। मेंग बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हम देखते हैं इधर जो कि सारी बातें सुन रहा होता है और भाग ही रहा होता है। तभी वो बंदा बोलता है, दूसरा वाला बंदा बोलता है, तुम्हें अभी उस प्रिजन में रहना चाहिए था, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्यों हो, आखिर तुम लोग के साथ क्या होगा जब मैं जाकर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दूं तुम सबके बारे में। तो मेंग बोलता है कि अगर तुम रिपोर्ट करना चाहते हो तो ये तुम्हारा बिजनेस है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बंदा बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या, क्या तुम्हें मेरे हाथों में ये नाइफ दिख रहा है, अगर खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो मुझे मनी मेरे हाथों में दे दो। मेंग बोलता है, इसके बारे में सोचना भी मत। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तभी हमें एक हाथ को दिखाया जाता है जो कि उसके हाथ में एक नाइफ होता है और वो बहुत ही कपकपा रहा होता है। तभी उस बंदे की आवाज आती है, डैम इट, तुम बास्टर्ड कहीं की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाइफ लेने की। फिर बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मुझे प्लीज जाने दो, मुझे माफ कर दो। तभी हमें दिखाते हैं कि वो जिसके हाथ में नाइफ होता है वो मेंग का हाथ होता है। हम देखते हैं मेंग जो कि उस बंदे को मार दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जोची आ जाता है और बोलता है, अरे वाह, ऐसा लगता है कि तुमने इसे अपने खुद से ही निपटा दिया है। वो उससे बोलता है कि तुम्हारा पहला किल था, ये उतना ही बुरा नहीं था, ये सच में बहुत ही ज्यादा फेटल स्टेप था। इधर मेंग अपने अंदर ही बोल रहा होता है कि नहीं, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मैं किसी को नहीं मारना चाहता, और वो अपने पर अफसोस कर रहा होता है। वो घबराते हुए बोलता है कि ये सब इतना गलत क्यों हो रहा है। हम इधर जोची को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलता है, ये सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, और वो उसे दिलासा देते हुए बोलता है, चलो भी अब इतना वो घबराओ मत, ये उतनी बड़ी बात नहीं है। मेंग बोलता है जोची से कि वेस्टर्न अंडरग्राउंड स्टेशन ये हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट है हमारे और रेबल फोर्स के बीच का, लेकिन अब वो सभी चले गए हैं। जोची, हमें उन रेबल्स द्वारा अबेंडन कर दिया गया है, अब हमें कोई भी बचाने वाला नहीं है और हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो गोल्डन ईयर वाला बंदा आया होता है और वो देखता है वहाँ पर वार्डन की लाश को। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सभी सर्विलेंस कैमरा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, आखिर ये कैसा कॉन्सिडेंस था। यहाँ तक कि मिंगशी मार्शल आर्ट स्कूल ने भी कोई एक्शन नहीं लिया था, ना ही रेबल्स ने कोई अपना मूव चला था, तो आखिर इस वार्डन को किसने मारा। तभी हम देखते हैं उस बंदे को जो कि उस गोल्डन ईयर वाले बंदे से बोलता है कि डायरेक्टर, हम कुछ इमेजेस को रिकॉर्ड करने में कामयाब हो चुके हैं, हमने देखा है कि ये जोची था जिसने इस वार्डन को मारा है और उन दोनों आर्मर्ड बिस्ट को। गोल्डन ईयर वाला बंदा बोलता है कि जोची, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी ब्लैक हेयर वाला बंदा बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर वो शुरुआत से ही अपने स्ट्रेंथ को छिपा रहा हो, और या फिर ऐसा हो सकता है कि वो हाल ही में एक हंटर बन गया हो अवेकन होकर। हम देखते हैं उसके फोरहेड पे वही मार्क होता है जब सिगरेट से उसे जलाया गया होता है उसके फोरहेड पे। हम देखते हैं कि उसके फोरहेड पे वही अभी भी सीक्रेट वाला मार्क्स होता है। वो बोलता है कि सर्विलेंस वीडियो का जो पोर्शन अभी तक रिकवर किया गया वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, जिससे कि ज्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो बोलता है कि जेल की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मारपीट काफी देर तक चली है और यहाँ पर बहुत सारे अटैकों को जोची ने अपने रिफ्लेक्सेस से डॉज किया था, जिससे कि ये सारे दीवार टूट गए हैं और यही उनके भागने की चाबी थी। लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी अटैकिंग पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, जिससे कि अपने एनिमीज को प्रभावी नुकसान पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और सभी चीजों को मिला जुला कर देखा जाए तो जोची की ताकत एक सी रैंक हंटर के लेवल जितनी हो गई है। गोल्डन ईयर बंदा होता है कि क्या सी लेवल, और ये तुम्हारा जो फोरहेड पे जो मार्क जलने का है, क्या तुमने उसे ट्रीट नहीं करवाया। वो ब्लैक ईयर वाला बंदा बोलता है कि नहीं, मैंने इसे रिफ्यूज कर दिया ट्रीट करवाने से। वो बोलता है कि मैं इस मार्क को तब तक नहीं हटवाऊंगा जब तक कि मैं उस जियो रुलान को मार नहीं डालता और मिंगशी मार्शल स्टूल को जब तक डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। गोल्डन ईयर वाला बंदा उससे बोलता है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हो, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है और मैं ऐसा डार्क हार्टेड बॉस नहीं हूँ जो कि अपने सबऑर्डिनेट्स को ओवर टाइम करने पे मजबूर करे जब वो इंजर्ड हो चुका है। तुम पहले घर जाओ और जाके रेस्ट करो। ब्लैक हेयर वाला बंदा बोलता है, क्या आराम करने का भी समय है, वो सभी स्टूडेंट प्रिजन से भाग चुके हैं और हमें उनके लोकेशन का भी कोई पता नहीं है। यहाँ तक कि ब्लैक स्नैक सोसाइटी पर कब्जा करने का भी योजना कभी भी समय विफल हो सकता है। गोल्डन ईयर वाला बंदा बोलता है कि चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी एडवांटेजेस है। शुरू से ही जेल पर नजर रखने के लिए मैंने जासूसों की व्यवस्था की थी। यदि रेबल्स या ब्लैक सोसाइटी उन स्टूडेंट को बचाने के लिए जेल पर हमला करते तो मेरे जासूस उन्हें पकड़ लेते और उन्हें उखाड़ फेंक देते, लेकिन ये सारे स्टूडेंट बिना बाहरी मदद के ही जेल से भाग गए।
हालांकि संभावना कम है, मैंने इस स्थिति को ध्यान में रखा है। यदि वो सारे स्टूडेंट जेल से भाग जाते हैं तो जासूस गुप्त रूप से और कुछ मेन स्टूडेंट का पीछा करेंगे और उन स्टूडेंट के पास डेफिनेटली कोई ना कोई जरूर होगा जिससे वो अपनी मदद के लिए कांटेक्ट करेंगे। ब्लैक हेयर वाला बंदा बोलता है, तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि वो रेबल या फिर ब्लैक सोसाइटी को कांटेक्ट करेंगे? सच में ऐसी हाई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मुझे अब जाकर समझ में आया कि आखिर आपने जोरो रैन के सामने इतना पैनिक क्यों बिहेव किया और खुद को इतना वीक क्यों दिखाया। गोल्डन हेयर वाला बंदा बोलता है कि अब इस मोमेंट पे हार और जीत तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखती जब तक कि वो रोअलान अपने गार्ड को डाउन नहीं कर लेता और ब्लैक स्नैक सोसाइटी कोई मिस्टेक नहीं कर देते। चिंता मत करो, हमारी फाइनल विक्ट्री हमारी होगी। तभी हम पीछे से देखते हैं, दो बंदे आते हैं और बोलते हैं कि डायरेक्टर कियान, हमने कुछ नई डिस्कवरी की है। वो बंदे बोलते हैं कि हमने प्रिजन के 1 किलोमीटर के दौरान कुछ लाशों को हासिल किया है जो कि बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। हम देखते हैं 3 लाशों को जो कि सफेद चादरों में लिपटे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोल्डन हेयर और बंदा उन सबके पास जाता है और देखते हैं उनको ध्यान से और उसे पता चलता है कि ये सारे उसी के स्पाइस जासूस थे। वो बोलता है कि ये तो मेरे ही जासूस थे। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा एक लड़की से बोलता है कि डियर सिस्टर, आज तुम इतना लेट क्यों हो? तभी वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझती। वो बंदा बोलता है, मैं तो तुम्हारे बारे में थोड़ा चिंता कर रहा था क्योंकि इस समय बाहर आवारे रेबल्स और भूखे मॉन्स्टर रास्ते पे घूम रहे हैं और ऐसे में बाहर निकलना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। वो लड़की बोलती है, क्या चिंतित हो? ये तो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है। क्या तुम इस बात को लेकर चिंतित नहीं हो कि मैं तुमसे फैमिली फॉर्च्यून को लेकर कम्पीट कर रही हूँ? वो बंदा बोलता है, अरे वो तो पुरानी बात है क्योंकि फादर ने तुम्हारी मैरिज फिक्स कर दी है एक गवर्नर जनरल से। तभी वो लड़की बोलती है, मेरे फादर मेरी शादी एक मॉन्स्टर से कराना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा उसके पास आता है और बोलता है कि अब हम दोनों कोई राइवल्स नहीं रह चुके, तुम्हारी शादी अब उस मॉन्स्टर से होने वाली है जिससे कि तुम हमारे फैमिली फॉर्च्यून इनहेरिट नहीं कर सकती। और हाँ, बस इतना ही नहीं है, तुम्हारा उस गवर्नर जनरल के साथ मैरिज के बाद हमारे फाइनेंशियल ग्रुप की प्रोस्पेरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वो अपने फेस को उसके कानों के पास लाते हुए बोलता है कि और तुम्हारे अपने बॉडी को शादी से पहले बहुत ही अच्छे से ध्यान से रखना होगा क्योंकि ये हमारी फैमिली की समृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो वहीं पे जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ वो आकर बैठी होती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही लड़के जिसको जोची ने फर्स्ट पार्ट में मारा था अपने पंच से। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बंदा आता है, बोलते हैं, मिस जिया, आपको प्रेसिडेंट के साथ बैठकर बात करना चाहिए। अगर उनको आपकी कैपेबिलिटीज के बारे में पता चल जाएगा तो वो मैरिज को तुरंत ही तोड़ देंगे और आपको अपने युवान फाइनेंशियल ग्रुप के फैमिली के हायर के तौर पे चुन लेंगे। तभी जिया उससे बोलती है कि मुझे इस शादी के बारे में पहले से ही पता था। तभी वो बंदा बोलता है, तो सच में आप अपने हायर के पोजीशन पे गिव अप करना चाहती है और उस मॉन्स्टर से शादी करना चाहती हैं? तभी वो लड़की बोलती है कि मेरे फादर मुझे अपने हायर के तौर पे कभी भी चूज नहीं करेंगे। वो बोलती है कि यहाँ पर कैपेबिलिटीज की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेरा जेंडर ही अलग है। वो लड़की होने की बात करी होती है और कुछ नहीं। तभी वो बंदा उससे बोलता है, लेकिन प्रेसिडेंट ने तो आपकी हमेशा पढ़ाई की है और आप दोनों को इक्वली ट्रीट करते हैं। तभी जिया बोलती है कि ये वो चीज है जो कि बाहर के लोगों को दिखाई देता है, लेकिन आमतौर पर बात की जाए तो वो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल पर्सन है, मतलब पुराने ख्यालों वाले। क्या मतलब कि प्रेसिडेंट राजस्थान से था? तभी जिया उस बंदे से बोलती है कि चलो भी अपना ये फेस मत बना और मेरे लिए इतना सॉरी फील मत करो। अगर मैं सच बोलूं तो मुझे इस फाइनेंशियल ग्रुप का पहले से ही कोई चिंता नहीं था क्योंकि मुझे इतने में खुश नहीं रहना, मैं वो लेकर रहूंगी जो मैं चाहती हूँ। लेकिन ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आज तुम इतनी देर से क्यों आए हो? तुम्हारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ जरूरी होना चाहिए। तभी वो बंदा बोलता है कि ब्लैक केट प्रिजन में कुछ परेशानी आ चुकी है। ये दोपहर की बात है। जुओ डाओ का अडॉप्टेड सन जुओची वार्डन और उन दोनों मॉन्स्टर को मार डाला है और वेस्टर्न माउंटेन के बहुत सारे स्टूडेंट झुंड में प्रिजन से एस्केप कर गए हैं। जिया बोलती है, तो जुओ डाओ का एडेप्टेशन जुओची, वो बेचारा बलि का बकरा, वो सी लेवल के मॉन्स्टर को मारने में कामयाब रहा। तभी वो बंदा उससे बोलता है, ऐसा लगता है कि वो अपने ताकतों को बहुत पहले से छुपा रहा था और उसे जेल में कुछ कठिनाइयों का सामना करते समय उसे अपॉर्चुनिटीज मिली और वो अपने आप को एक हंटर के तौर पर अवेकन कर लिया। लेकिन अगर हम बात करें तो जुओची की ताकत एक सी लेवल के, एक स्ट्रॉन्गेस्ट सी लेवल के मॉन्स्टर से की जा सकती है, लेकिन अभी हम नहीं बोल सकते कि वो बी लेवल से स्ट्रॉन्ग है। तभी वो जिया बोलती है कि उसे छोड़ो, वो बहुत ही जो छोटा कैरेक्टर है। क्या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को लेकर कोई नई न्यूज आई है? वो बंदा बोलता है कि जोची को छोड़कर किसी भी स्टूडेंट का पता नहीं लगाया गया और कियान लोंगी के द्वारा अरेंज किए गए स्पाइस को भी किल कर दिया गया है और हमें ये भी नहीं पता कि आखिर उन्हें किसने मारा है। लकीली मैंने अपने लोगों को जोची को फॉलो करने के लिए लगाया था और वो अभी भी छिपे हुए हैं। जिया बोलती है, क्या लक, सामान्य छात्रों पर नजर रखने वाले वो सभी जासूस मर चुके हैं और जोची पर जासूसी करने वाला आपका आदमी अभी भी जीवित है। क्या आपको अभी भी लगता है कि ये कोई लक है? वो उससे बोलते है कि हमें टारगेट किया जा रहा है
और हमें कोई कूद के निकालना चाहता है। वो बोलता है क्या ये ब्लैक सैंड सोसाइटी हो सकती है या फिर वो रेबल्स। ऐसा लगता है कि ये कोई और संघ हो सकता है या फिर ग्रुप हो सकता है। दोनों एक ही है, मतलब मैंने आपके समझने के लिए बोल दिया। जिया बोलती है विदेश मंत्री की हत्या जैसे बड़े सौदे के साथ यह स्वाभाविक है कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए मैं जोची को स्पॉटलाइट में लाना चाहती हूँ और सबको ये विश्वास दिलाना चाहते हो कि इस खेल का वही प्रमुख खिलाड़ी है। वो बंदा बोलता है तो जोची वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तभी जिया बोलती है विदेश मंत्री की हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद वो पहले ही अपना पहला उद्देश्य पूरा कर चुका है। जोची की निगरानी का काम विशेष तौर पर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के कियान लोंगी को दिया गया था। वो अपने बंदे से बोलती है कि कियान लोंगी को बताओ कि ये उसका आखिरी मौका है। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसे अब क्या करना है। केवल एक छोटे से सी लेवल या फिर मार्शल आर्टिस्ट का होने से हमारी योजना पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं भूल सकते। रेबल्स को खत्म करना और उनके लीडर को पकड़ना ये हमारी अंतिम जीत होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें उसी स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोची बोल रहा होता है मेंग से कि हे चलो उठ जाओ, और बोलता है कि इस दुनिया के लोगों का दिल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट को भी फील करके बेहोश हो जाते हैं। वो बोलता है कि चलो छोड़ो, तुम अभी भी ठीक हो, मुझे अभी अपने बॉडी के चेंजेस को देखना चाहिए। वो बोलता है यदि मैंने अपनी मृत्यु से पहले अनजाने में पुनर्जन्म की डाओइस्ट रिकॉर्ड का अभ्यास किया होता तो मैं मार्शल आर्ट तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाता जो ट्रू की आई विकसित कर सकती है, जो कि इंटरनल स्किल्स हैं। हालांकि बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सटर्नल स्किल्स कल्टीवेट करना इजियर हो सकता है। तो चलो फिर आयरन सेंट पाम से पहले हम शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि उसके बॉडी के आसपास ऑरा क्रिएट होना चालू हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे इस तकनीक को सीखने के लिए कुछ जरूरी सामानों की जरूरत पड़ने वाली है। पहला है आयरन सेंट और दूसरा है एक पॉट और तीसरा है एक भट्टी जिसपे वो पॉट रखा हो हीटिंग के लिए। हम देखते हैं कि वो सभी सामान उसके ठीक सामने रखा होता है और वो बोलता है कि ये सभी प्रिपरेशन ठीक मेरे सामने है। हम देखते हैं कि वो आगे आके अपने पंचेज उसी पॉट में मारने लगता है और ये कढ़ाई और ये मिट्टी और ये आग ये सभी जोची का एक इल्यूजनरी इमेज है जिसे वो इमेजिन करके सीख रहा है। और यहाँ पे कुछ बाकी वाला सीन बन जाता है जैसे कि बाकी प्रिंग मेंटिस से शैडो टाइप में लड़ता था। राइटर बताता है कि ह्यूमन इमेजिनेशन का कितना प्रभाव हो सकता है खुद के शरीर पे, और वो हमें कुछ एग्जांपल देने लगता है। हम देखते हैं एक सीन को जहाँ एक बंदा चाकू लेकर एक बंदे को काटने के लिए जा रहा होता है। राइटर बताता है एक बार एक निश्चित मनोवैज्ञानिक ने मौत की सजा पाए हुए कैदी पर एक प्रयोग किया। मनोवैज्ञानिक ने मौत की सजा पाए कैदी को बिस्तर से बांध दिया और कैदी की कलाई काटने के लिए लकड़ी के चाकू का इस्तेमाल किया। वहाँ कोई निशान नहीं था, कोई खून नहीं था और मौत की सजा पाने वाले कैदी का स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा था। इसके बाद मनोवैज्ञानिक ने नल चालू किया और बिस्तर के बगल में लोहे के बेसिन में पानी टपकाना चालू कर दिया। हम देखते हैं कि वो पानी जो टपक रहा होता है वो एकदम ठीक ब्लड के जैसे साउंड कर रहा होता है। मनोवैज्ञानिक ने मौत की सजा पाए कैदी को बताया कि उसकी कलाई से खून बह रहा है और मौत के लिए उसका खून बहना उसके अपराधों की सजा थी। और उसी बात के शौक में वो कैदी तब तक तड़पता रहा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। और उसकी मौत के लक्षण खून की कमी से मौत के लक्षणों से बिल्कुल मेल खाते थे। और यहाँ पर राइटर ने एक बहुत ही मस्त एग्जाम्पल बताया हुआ है। राइटर हमें बताता है कि ह्यूमन माइंड और उसकी बॉडी एक दूसरे के साथ पूरी तरह इंट्रीगेट हो जाती है, और यही यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट परीक्षण के लिए अत्यधिक कल्पना का प्रयोग करे तो क्या होगा। हम देखते हैं जो कि बहुत ही खुश होता है। हम देखते हैं कि उसके हाथों से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रहा होता है। वो बोलता है कि फाइनली मैंने आयरन सेंट पाम का सेकंड लेवल कंप्लीट कर लिया। वो बोलता है कि ये कल्टीवेशन की टेक्निक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। यदि मेरा शरीर ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छी तरह से नहीं संभाल पाता तो निश्चित रूप से मैं अपने आयरन सेंट पाम को उच्च लेवल तक नहीं पहुंचा पाता। आयरन सेंट पाम जो कि मेरे हैंड टेक्निक के अटैक पावर को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करता है। अब मुझे अपने कुछ बॉडी डिफेंस के बारे में सोचना होगा, तो इसके लिए मैं गोल्डन बेल्ट शील्ड टेक्निक का यूज करूंगा। हम देखते हैं कि वो उसके लिए भी इमेजिनेशन करना चालू कर देता है। हम देखते हैं एक वुडन हैमर को जो कि 4 बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट द्वारा यूज किया जा रहा है। हम देखते हैं चारों को जो कि डायरेक्ट आकर उस पे हिट करते हैं और वहां से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है, और ये सारी उसकी इमेजिनेशन ही होती है। और इतना होने के बाद ही वो बोलता है कि गोल्डन बेल्ट शील्ड लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। वो बोलता है कि अब हैमर को रिप्लेस करना होगा आयरन से। हम देखते हैं कि सभी के हेरन आयरन में चेंज होना चालू हो जाते हैं। हम देखते हैं जोची को जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि जल्दी करो, मेरे पास आखिर एक लोहे का हैमर मेरे ऊपर कैसे प्रभाव डाल सकता है। हम देखते हैं अगले सीन में कि उसके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है और वो दीवार के अंदर जाके घुस जाता है। तभी मैंग जग जाता है और बोलता है जोची आखिर तुम क्या कर रहे हो। जोची उसे देखता है और वो बोलता है फाइनली तुम जग गए। जोची बोलता है कि मैं अभी मार्शल आर्ट कल्टीवेट कर रहा हूँ, क्या तुम भी सीखना चाहते हो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मैंग बोलता है कि क्या ये मार्शल आर्ट है, क्या तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते हो। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जोची को अगले सीन
में उसके हाथ में एक जैकेट पड़ा होता है और वो मेंग से बोलता है तो क्या यही तुमने मेरे लिए बाइक परचेज किया है? ये सच में बहुत ही देखने में अच्छा है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में जो जैकेट होता है वो बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है। मेंग बोलता है कि अगर हम लोगों ने अपने कपड़ों को चेंज नहीं किया तो हमारी आइडेंटिटी आसानी से डिस्कवर हो जाएगी। अगर हम लोग अपना ये यूनिफॉर्म पहनते तो हम लोग बहुत ही लोगों के नजर में आ जाएंगे। तुम्हें अपने कपड़ों को निकाल देना चाहिए और उन्हें फेंक देना चाहिए और ये पहन लो। जुओची बोलता है सच में तुम तो बहुत ही आगे की सोचते हो, लेकिन क्या तुमने उस बारे में सोचा जो पहले मैंने तुमसे मेंशन किया था कि तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो? मेंग उससे पूछता है कि वार्डन जैसे दुश्मन को हराने के लिए मुझे अब से लेकर कब तक मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करना होगा? जुओची बोलता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी है तो तुम्हें 3 या 4 साल तो लग ही जाएंगे। वो बोलता है क्या केवल सी लेवल के हंटर को डिफीट करने के लिए 3 साल लग जाएंगे? वो बोलता है लेकिन मार्शल आर्ट सीख कर भी हम जीशान को नहीं बचा सकते, और जीशान वेस्टर्न माउंटेन का ही नाम है। जीशान वेस्टर्न माउंटेन या वेस्टर्न माउंटेन जीशान दोनों कुछ भी कह लो। वो बोलता है कि उस स्पेशल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में बी लेवल, ए लेवल और एस लेवल के हंटर्स है और हजारों मॉन्स्टर्स की बात तो छोड़ी दो, आखिर हम संभवतः कितने लोगों को मार सकेंगे? जोशी उससे बोलता है तो इसका क्या मतलब है? मेंग बोलता है कि मैं थक चुका हूँ, अब मुझे नहीं लगता कि अब कुछ चेंज हो सकता है। वो उससे बताता है कि हमें रेबल्स ने छोड़ दिया, यदि हम स्पेशल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या मॉन्स्टर से जहाँ भी भिड़ते हैं तो हमारा भाग्य मौत से भी ज़्यादा बदतर हो सकता है, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि मैं कल तक सरवाइव कर भी पाऊंगा या नहीं। और ये इतना बोलते बोलते बहुत ही ज़्यादा कपकपा रहा होता है। जो चीज़ उससे पूछता है अच्छा ऐसा है तो आगे आगे आखिर तुम क्या करने वाले हो? वो उससे बोलता है कि मैं जीशान को छोड़ दूंगा और किसी सेफ प्लेस को खोजूंगा, और तुम चाहे जितना मुझे ब्लेम कर सकते हो क्योंकि मैंने अपने क्लासमेट्स को भी दुखी किया है और तुम्हें भी। जोची उससे बोलता है आखिर तुम कब निकलने वाले हो? मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। मेंग उससे बोलता है तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? जोची उससे बोलता है कि मैं तुम्हें वहां तक एस्कॉर्ट करूंगा तुम्हारी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, और उसके बाद मैं फिर यहाँ पर आ जाऊंगा और सारे मॉन्स्टर्स को मारूंगा। मेंग उससे हंसते हुए बोलता है कि तुमसे यही उम्मीद थी, क्योंकि किसी को जितना ही हिट करो वो उतना ही ज्यादा मजबूत बनता जाता है, और तुम्हारी इस काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन बॉर्डर से दूर का सफर यहाँ पर रुकने से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता। जोची उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुमने मेरे 2 बार जिंदगी को बचाया है, अगर मैं इसे रिपे नहीं करता हूँ तो मैं रात भर चैन से नहीं सो पाऊंगा। अब चलो मेरे साथ, हम अभी बॉर्डर की तरफ निकलेंगे। मेंग उसे रोकते हुए बोलता है कि रुको, मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि अगर हम बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो हमें पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। और उस वार्डन के वॉलेट में बहुत ही ज्यादा कम पैसे थे, और ये सारे कपड़े खरीदने के बाद तो और भी कम हो चुके हैं। अगर मैं एक बार फिर से पैसों को जुटा लेता हूँ तो मैं तुमसे आकर मदद जरूर मांगूंगा। जोशी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि पैसे, आखिर ये किस तरीके का प्रॉब्लम है? चिंता मत करो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड से आया है, उसे पैसों के बारे में कुछ नहीं मालूम। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तभी वहाँ से एक ब्लैक ऑरा क्रिएट होता है और वहाँ से वही काले बाल वाला बंदा निकलता है जिसके सिर फोरहेड पर वो सिगरेट वाली मार्क होती है। वो बोलता है कि उसके सेंसेस बहुत ही ज्यादा शार्प हैं, क्योंकि जब जोशी वहाँ से जा रहा था तब वो 1 सेकंड के लिए रुक गया, लगभग मेरी शैडो डिस्कवर होने वाली थी। तभी वो गोल्डन हेयर वाला बंदा वहाँ पे आ जाता है और बोलता है आखिर वो दोनों अभी क्या कर रहे हैं। वो उसे बताता है कि वो सभी अपने कपड़ा चेंज करने के बाद अपना अगला मूव ले रहे हैं, क्योंकि मेरा शैडो आवाजों को सुन नहीं सकता है तो मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिर वो कहाँ जाने वाले हैं। गोल्डन हेयर वाला बंदा बोलता है चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने शैडो को उनके कुछ दूरी पर लगाए रखना और उन्हें फॉलो करते रहना। तभी ब्लैक हेयर वाला बंदा बोलता है जब वो जुओची हमें दिख गया है तो हम उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते हैं? गोल्डन हेयर वाला बंदा बोलता है क्या तुम उन जासूसों के बारे में भूल गए जो कि प्रिजन के बाहर थे? आखिर तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें किसने मारा होगा? ब्लैक हेयर वाला बोलता है कि शायद ये कोई बड़ा ग्रुप हो सकता है। गोल्डन हेयर वाला बंदा बोलता है कि ये हो सकता है, लेकिन अगर हम लोगों ने रेशली एक्ट किया तो हम लोग हाई लेवल पॉलिटिकल स्ट्रगल्स के एक विक्टिम बन के रह जाएंगे। अब से हमें केवल इंतजार करना है, इंतजार उस अपॉर्चुनिटी का जब जुओची कोई गलत कदम उठाएगा तब हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। तभी ब्लैक हेयर वाला बंदा बोलता है गुस्सा होते हुए कि क्या फॉरेन मिनिस्टर को मारना, वार्डन को मारना और प्रिजन से एस्केप करना ये कोई क्राइम नहीं है क्या? वो बोलता है कि नहीं, ये इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसे जीशान के स्टूडेंट द्वारा किए गए सामूहिक अपराधों के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि जुओ डाओ का एडॉप्टेड सन है। मिंगसी मार्शल आर्ट स्कूल और ब्लैक सैंक सोसाइटी की सामाजिक स्थिति को देखते हुए वे संभवतः केवल जुर्माने से बच जाएगा। ब्लैक हेयर वाला बंदा गुस्सा होते हुए बोलता है कि डैम वो कमीन है, हम पे उन्हें एक और आरोप लगाना होगा, बिल्कुल उसी फॉरेन मिनिस्टर की मौत की तरह। और इतना सुनते ही गोल्डन हेयर वाला बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम्हें किस बात की जरूरत है? क्या तुम चाहते हो कि तुम मुझे मरवा डालो? तुम भले ही स्पेशल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करते हो, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई भी चीज नहीं है। अब हम पर भी निगरानी रखी जा सकती है, हमें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये ब्लैक हेयर वाले बंदे को कुछ महसूस होता है और बोलता है, एक सेकंड डायरेक्टर कियान, जो चीज रुक चुका है ठीक रेलवे कैरियज के सामने। एक सेकंड, क्या ये कैसा मैस है? वो वहाँ पर एक फाइनेंशियल कंपनी जिसे बाउशिंग कहते हैं, वो रेलवे कैरियज के पास ही है। ऐसा लगता है कि वो इलीगल अंडरग्राउंड लोन कंपनी है। क्या जो चीज पैसे उधार लेने की प्लानिंग बना रहा है? तभी गोल्डन ईयर वाला बंदा उसे धक्का देते हुए बोलता है, तुम बेवकूफ कहीं के, जो चीज ब्लैक सोसाइटी का यंग मास्टर है, आखिर उसे पैसों की क्या जरूरत हो गई उधार लेने की? अब जल्दी करो, ब्लैक सोसाइटी के जितने भी सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है मुझे उनकी लिस्ट दिला कर दो। हम देखते हैं कि वो अपने पास से एक ब्लैक डायरी निकालता है और बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, ये लीजिए, इसमें सारी चीजें उनके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सब कुछ लिखी हुई है। हम देखते हैं कि गोल्डन ईयर वाला बंदा उस डायरी को ले लेता है और बोलता है, बाउशिंग मैंने ढूंढ लिया। सच में बाउशिंग फाइनेंशियल कंपनी ब्लैक सोसाइटी की एक सब्सिडरी कंपनी है। और वह हंसते हुए बोलता है कि हम पूरी तरह बर्बाद हो गए, हमारा आखिरी मौका भी चला गया। तभी ब्लैक हेयर वाला बंदा बोलता है, डायरेक्टर क्या है ना, बहुत ही ज्यादा सैड लग रहे हैं। जब तक मैं जानता हूँ कि जो चीज जब तक मिंगसी मार्शल आर्ट स्कूल तक लौट नहीं आता तब तक कुछ भी हो सकता है। गोल्डन हेयर वाला बंदा बोलता है, तुम क्या अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं? जो जानबूझकर ऐसे छोटी कंपनी का इस्तेमाल कर रहा है जुओ रोलान और जुओ डाओ से संपर्क बनाने के लिए। अब सबसे सुरक्षित विकल्प मिंगसी मार्शल आर्ट स्कूल में लौटने से पहले तब तक इंतजार करना, जब तक कि सब कुछ व्यवस्थित ना हो जाए, अपराधी की पहचान स्पष्ट ना हो जाए। हम पहले ही हार चुके हैं। तभी सीन शिफ्ट होता, हम एक बंदे को देखते हैं जो बोलता है कि तुम अवेयर तो हो ना कि तुम क्या कर रहे हो। लोन फिक्स डेट पर लोन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद यूज किए गए मेथड्स के बावजूद हमारी बाउशिंग फाइनेंशियल कंपनी लोन और इंटरेस्ट को वसूल करेगी। हम देखते हैं कि उसके सामने एक दूसरा बंदा खड़ा होता है और वो उसी से बात किए जा रहा था। वो उससे बोलता है कि आपका शुक्रिया मुझे लोन देने के लिए तैयार होने के लिए, मैं अपना इंटरेस्ट देने में कभी नहीं चूकूंगा। तभी वो दूसरा वाला बंदा हंसते हुए बोलता है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले कुछ चीजें हैं जो करना बाकी है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख देता है। दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर वो क्या है? और मैं बता दूं, इस बंदे का नाम रेमंड है। रेमंड उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, हिलना मत। तभी हम देखते हैं रेमंड के दो सबऑर्डिनेट्स वहीं पे खड़े होते हैं और बोलते हैं कि आखिर ब्रदर रेमंड वहाँ पर क्या कर रहा है। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है, अरे हाँ, तुम्हारा तो आज पहला दिन है और ये तुम्हारे लिए कुछ नया हो सकता है, तुम थोड़ा इसके बारे में कोई गेस क्यों नहीं करते? तभी दूसरा ब्लैक हेयर वाला बंदा बोलता है, क्या ये कोई लाई डिटेक्टर टेस्ट है? किसी को उसके फेस के पास जाकर स्मेल करने का मतलब उस पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने जैसा है, जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि वो पर्सन उसके पास लोन पे करने की एबिलिटी है कि नहीं, मतलब वो सक्षम है कि नहीं। आधे टकले वाला बंदा बोलता है कि नहीं बॉस, रेमंड अभी उसके फेरोमोन्स को स्मेल करने की कोशिश कर रहे हैं। फेरोमोन्स मतलब मैंने सर्च किया तो कुछ आ ही रहा था, तो इसे एक बिहेवियर की तरह मान लो कि कैसा उसका बिहेवियर है। ब्लैक हेयर वाला बंदा बोलता है, क्या इसका क्या मतलब है? तभी आधे टकले वाले बंदा बोलता है कि मैं भी इसके बारे में उतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन रेमंड इस बात पर बहुत ही ज्यादा जोर देते हैं। उन्होंने बोला है कि इस दुनिया में 3 तरीके की लिंग मतलब जेंडर होते हैं, पहला अल्फा, बीटा और तीसरा ओमेगा। अल्फा और ओमेगा की गर्दन में मुख्य रूप से हार्मोन्स सीक्रेट करने के लिए एक ग्लैंड होती है। वो बोलता है कि बॉस रेमंड अपने जीवन साथी के रूप में अपने एकमात्र ओमेगा को खोजने के लिए हार्मोन्स का उपयोग करना चाहता है। तो ये ब्लैक हेयर वाला बंदा अपना गंदा सा मुंह बनाते हुए बोलता है, रुको, ओमेगा भी तो एक आदमी हो सकता है। वो बोलता है, क्या उन्हें एक आदमी भी चलेगा? तभी वो टकला वाला बंदा बोलता है, आधे टकले वाला बंदा, कि आगे तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? बॉस रेमंड तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। इस कंपनी में ज्वाइन होने से पहले हम सभी को बॉस रेमंड ने टेस्ट किया है और हम सभी बीटाज हैं। तभी रेमंड उन दोनों बंदों से बोलता है, आखिर तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? जल्दी जाओ, पैसे लेके आओ। हम देखते हैं वो एक बंदे को जो कि पीछे बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है। ऐसा लगता है कि रेमंड को उसका ओमेगा मिल गया है। वो बोलता है कि मैंने इस पर्सन को अच्छी तरह से स्मेल कर लिया और इसका हार्मोन्स एक मिल्क फ्लेवर जैसा है, तो इसे पैसे दे दो, ये हमारे कर्ज को चुका सकता है। तभी वो टकला वाला बंदा बोलता है कि हाँ बस, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। उसके इतने ही बोलते हम देखते हैं कि वहाँ से एक बंदा आकर उसके ठीक शरीर पे, उन दोनों के ठीक शरीर पे आके गिरता है। तभी रेमंड उसे देख लेता है और बोलता है, ये कितना इंटरेस्टिंग है, आखिर वो कौन हो सकता है जो कि मेरे एरिया में आकर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है? तभी वो बंदा खांसते हुए बॉस रेमंड से बोलता है, बॉस रेमंड,
वो आदमी जबरदस्ती अंदर आने की जिद कर रहा था, मैं उसे रोक नहीं सकता। तभी हम देखते हैं वहाँ से जोची और मैंग आते हैं। उधर जो मैंग का हालत पूरी तरह खराब होता है, वो डरा डरा होता है। इधर जोची उससे पूछता है तो क्या ये वही प्लेस है जहाँ से पैसे उधार दिए जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी एक सोफे पे बैठी होती है और उसके सामने वही गोल्डन हेयर वाला बंदा और वार्डन बैठा होता है। वार्डन तो खड़ा होता है, वो गोल्डन हेयर वाला बंदा बैठा होता है। गोल्डन हेयर वाला बंदा बोलता है कि उन सबने अपने ऊपर ये मुसीबत खुद लाई है, मैंने उन सबको चेतावनी दी थी, मैं अभी बहुत ही गंभीर दौर से गुजर रहा हूँ, लेकिन वे मुझे अभी भी उसकाने पर अड़े हुए हैं। तभी वहाँ पर बैठी हुई लेडी उससे बोलती है, गंभीर समय आखिर इसका क्या मतलब है? गोल्डन हेयर बंदा बोलता है कि एक एडल्ट के रूप में साल में लगभग 3 बार मेरे गर्दन के पीछे ग्लैंड पूरी तरह अनियंत्रित रूप से हार्मोन्स सिक्रेट करने लगती है और इस समय बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ और बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव महसूस करता हूँ। मतलब तुम लोग इसे पीरियड्स के जैसे ही मान सकते हो, लोंडो वाला पीरियड। वो बताता है कि ओमेगा हार्मोन्स के ग्लैंड से ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए मैंने इसे एक सिंगल सेल में रखने और इसे एप्रोप्रिएट मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए डिसाइड किया है। तभी हम देखते हैं वार्डन को जो कि बहुत तेजी से जोर से हंसने लगता है और वो बोलता है कि ये बच्चे अब मुझसे ये नहीं बोलना कि आदमी भी प्रेग्नेंट हो सकता है। और भाई लोग मैं बताता हूँ, ये गोल्डन हेयर वाला बंदा डिपार्टमेंट का वो बंदा नहीं है, ये रेमंड है। रेमंड वार्डन के बातों पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो? वार्डन उसकी बातें और उसका प्रेशर देख के पूरी तरह घबरा जाता है और दरवाजे के पास चला जाता है। वो बोलता है डैम इट, उस मौके पर मैंने केवल भागने के बारे में सोचा। वार्डन गुस्सा होते हुए बोलता है तुम बास्टर्ड बच्चे कहीं के। तभी वो वार्डन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है क्या तुम प्रिजन के गार्ड को धमकाने का इंजाम भी जानते हो? तभी वो लेडी उससे बोलती है कि गार्डियन आप प्लीज बाहर चले जाएं, आप मेरे काम में दखल दे रहे हैं। तभी वो वार्डन डॉक्टर लू से बोलता है डॉक्टर लू आप थोड़ा सतर्क रहिएगा क्योंकि ये प्रिजनर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वो बड़े ही प्यार से बोलती है कि ऑफिसर ये प्लीज आप जाकर दरवाजे पे इंतजार करिए। तभी वो वार्डन घबराते हुए बोलता है सॉरी मुझे माफ करिएगा, मैं जाता हूँ, मैं बाहर ही वेट करता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई तो बिना झिझक के मुझसे बोलिएगा। और वो डोर को बंद कर देता है। तभी रेमंड उससे पूछता है डॉक्टर लू से कि डॉक्टर लू क्या आप कोई वेरी हाई पोजीशन पे हैं? ऐसा देखने में लगता था कि वो गार्ड भी आपसे थोड़ा डर रहा था। डॉक्टर लू बोलती है कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम यहाँ पर एक पेशेंट हो और मैं यहाँ पर एक डॉक्टर, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारा उतना मदद करने की कोशिश करूंगी। रेमंड उससे बोलता है कि क्या आप सच में मेरा मदद करना चाहती हैं? वो बोलता है कि मैंने कल ही मेडिसिन के लिए एक मेडिसिनल रिक्वेस्ट फॉर्म भर दिया था, आप मुझे लिस्ट में लिखी हुई दवाएं दीजिए और मैं अपने आप को स्वयं से खुद ही ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर लू बोलती है कि मैंने तुम्हारे रिक्वेस्ट लेटर को अच्छे से देखा और इसमें कुछ कंट्रोल सब्सटेंसेस इंक्लूड हैं। मैं तुम्हारे लक्षणों की पुष्टि करने के बाद ही हाई लेवल के हॉस्पिटल्स में रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। तभी रेमंड थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोलता है क्या आप एटलीस्ट मुझे एक सिंगल सेल भी नहीं दे सकते हैं? ये प्रिजन बहुत ही ज्यादा वियर्ड है क्योंकि इसमें अल्फाज और ओमेगास दोनों साथ में ही रहते हैं। मैं इस संवेदनशील समय के दौरान ओमेगा के साथ नहीं रह सकता, मैं उन्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। तभी हम डॉक्टर लू को देखते हैं जो कि उसके प्रिजन के कान को गिरने लगती हैं। वो बोलते हैं कि पूरी तरह नंगे, कपड़े फटे और काटे जाने के कई घाव, गंभीर ब्लीडिंग। वो उससे पूछती हैं कि जेल जाने से पहले कि क्या तुम्हारा पहला विक्टिम भी तुम्हारा इस संवेदनशील अवधि के कारण था? रेमंड उससे बोलता है एक एडल्ट के रूप में ये मेरा संवेदनशील का पहला अवधि था। मैं एक अच्छे प्रिस्क्रिप्शन के लिए अस्पताल गया था लेकिन डॉक्टर ने मेरी जांच की और मुझे कुछ नहीं दिया। वापस आते समय मैंने नियंत्रण खो दिया। डॉक्टर लू उससे बोलते हैं कि उस हॉस्पिटल ने तुम्हारा एक्सरे ले लिया था, अगर तुम वहाँ पे एक दिन और रुकते तो तुम्हें रिजल्ट मिल जाता। वो उससे बताती हैं कि नेक के पीछे किसी भी तरीके का कोई ग्लैंड नहीं होता जो कि हार्मोन्स रिलीज करता हो। रेमंड बोलता है कुछ भी उनके इक्विपमेंट्स में कुछ गड़बड़ होगा। हम देखते हैं कि वो अपना गला पकड़ा होता है और उसके गले से बहुत ही ज्यादा ड्रॉप जैसा निकल रहा होता है। वो डॉक्टर लू से बोलता है कि हालांकि आप अभी इसे फील नहीं कर सकती लेकिन ये रूम पहले ही मेरे हार्मोन्स से पूरी तरह भर चुका है। डॉक्टर लू बोलती है कि अनफॉर्चुनेटली मैं सच में कुछ नहीं फील कर पा रही। क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जो कि प्रूव कर दे हार्मोन्स के एग्जिस्टेंस को? तभी रेमंड हंसते हुए बोलता है कि एक पावरफुल अल्फा हार्मोन्स को यूज कर सकता है एक सुपीरियर अल्फा को सप्रेस करने के लिए और मैं एक टॉप नॉच अल्फा हूँ। और आज उन जो 5 प्रिजनर्स के साथ कांड हुआ वो सभी अल्फाज थे और मेरे हार्मोन्स के प्रेशर से उन्हें एक विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा और मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। और अभी अभी प्रिजन गार्ड को भी मेरे सामने सहज रूप से डर महसूस हुआ। डॉक्टर लू से बोलते शायद वे तुमसे इसलिए डरते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि तुम एक अपराधी और एक लापरवाह पागल हो। तभी रेमंड थोड़ा सा गुस्सा होते हुए
डॉक्टर लू से बोलता है तो अच्छा तुम मुझ पे बिलीव नहीं कर रही। तभी लू उससे बोलती है कि रेमंड मैं श्योर हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन जिसे तुम कॉमन सेंस समझ रहे हो वो वास्तविक दुनिया से कुछ अलग हो सकता है। अल्फा बीटा और ओमेगा, तुमने कब विश्वास करना शुरू किया कि इस दुनिया में ऐसी वास्तविक कैटेगरीज है? रेमंड थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है पिछले महीने 15 तारीख को जब मैं एडल्ट हुआ तब ये दुनिया रातों रात बदल गई। वो बोलता है ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कुछ भी नहीं बदला, लेकिन केवल एक चीज जो बदली हुई लगती है वो है मेरा लिंक के प्रति लोगों की धारणा। डॉक्टर लू उससे बोलते हैं कि मैं समझ सकते हैं तुम इस समय कंफ्यूज और अपसेट महसूस कर रहे हो। तुम किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहते, तुम केवल खुद के दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और खुद के बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तुम अभी इस समय बहुत ही ज्यादा बीमार हो। रेमंड गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब होता जा रहा है और मैं ये भी सेंस कर सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलने लगता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर लू से बोलती है कि रेमंड तुम्हारा इस प्रिजन में रहना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है और उन प्रिजनर्स के लिए भी। जैसे ही तुम्हारे मेंटल इलनेस को कंफर्म कर लिया जाएगा तुम्हें ब्लैक गेट में वापस जाना होगा और अपने लिए कोई अच्छे ट्रीटमेंट को पाना होगा। तभी हम देखते हैं कि अलार्म जोरों से बजने लगता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं क्या किसी ने प्रिजन से एस्केप कर गया है? तभी सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक प्रिजनर एस्केप कर चुका है और सभी लोग प्लीज केयरफुल रहिए क्योंकि उसे लेकर बहुत ही ज्यादा कुछ दिक्कत है। हमें बताया जाता है कि होली कैलेंडर के अनुसार ईयर 639 में हंटर्स का पहला समूह जागृत हुआ और उन्हें ग्रेट पावर्स मिले। हम देखते हैं उस प्रिजनर्स को जो कि उस प्रिजन से भागा होता है, उसके सर पर पर्पल फायर जैसा कुछ जल रहा होता है और वो सभी प्रिजनर्स को मारे जा रहा होता है। तभी हमें बताया जाता है जाति या लिंग के परवाह किए बिना हर किसी के पास महाशक्तियां प्राप्त करने का अवसर है, यहाँ तक कि कैदियों के पास भी। तभी हम देखते हैं एक प्रिजनर को जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड जैसा होता है और वो रेमंड को खोजते हुए वहीं पर डॉक्टर लू के पास आ जाता है जहाँ पर रेमंड भी था। वो बोलता है कि रेमंड आखिर तुम मुझे मिल गए, तुम यहाँ पर छिपे हुए हो। तभी डॉक्टर लू से देख लेती है और बोलती है कि तुम्हारा एब्डोमिनल इंजरी पूरी तरह हील हो चुका है, आखिर वो कैसे? और हाँ, तुम्हारी ये हाथ के साथ क्या दिक्कत है? वो बंदा हंसते हुए बोलता है भगवान ने मुझे ये पावर दिया है अपना रिवेंज लेने के लिए। और वो रेमंड से बोलता है रेमंड मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ। तभी डॉक्टर लू चिल्लाते हुए ऑफिसर यीन को बुलाती है, ऑफिसर यीन आखिर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जल्दी आइए। तभी वो बंदा उससे डॉक्टर से बोलता है कि ये पूरी तरह यूजलेस है, अब चिल्लाना बंद करो, क्योंकि ऑफिसर यीन वो हेल्पलेसली मुझे देख रहे थे जब मैं 3 गार्ड्स को उनके सामने मार रहा था तो, और वो वहाँ से डर के मारे भाग चुके हैं। तभी हम देखते हैं रेमंड को जो कि खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अच्छा ऐसी बात है तो फिर आ जाओ। तभी वो बंदा उसकी तरफ दौड़ते हुए बोलता है तुम बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट डालूंगा। तभी वो देखता है कि उसके हाथ से वो ब्लेड गायब हो चुके होते हैं और बोलता है कि वेट, मेरे हाथ में ये ब्लेड कहाँ चले गए? हम देखते हैं कि वो हॉर्मोन्स का कमाल होता है रेमंड्स के। वो बंदा बोलता है आखिर भगवान द्वारा मिली गई पावर्स वो कहाँ चली गई? तभी हम देखते हैं कि रेमंड उस पर पंचों की बारिश कर देता है और डॉक्टर लू से बोलता है डॉक्टर लू आप देख सकते हैं मैं क्रेजी नहीं हूँ। रेमंड बोलता है कि भले एक इंफीरियर अल्फा पावर्स को एक्वायर कर ले लेकिन वो पावरफुल अल्फा को रेजिस्ट नहीं कर सकता और ये इस वर्ल्ड का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आता है जो कि अपने हाथों से रेमंड के फेस पर रखकर उसे धक्का दे देता है और ये हमारा मेन कैरेक्टर जोची होता है। जोची रेमंड से बोलता है तो क्या तुम शांत हो, इस लड़ाई को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। इधर रेमंड अपने मन में बोलता है कि वो कैसे संभव हो सकता है, उसकी विरुद्ध हॉर्मोन्स बेकार है। जेल से भागने के बाद मैंने अल्फा हंटर से लड़ने के लिए 10 से अधिक बार कोशिश की। जब तक कि वे अल्फा है तब तक बी लेवल के हंटर्स भी मेरी उपस्थिति में अपनी क्षमताओं को पूरी तरह खो देंगे और कमजोर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मेरे फेरोमोन्स पूरी तरह विफल हो गए हैं। फेरोमोन्स की टकराव की वजह से मैं उसे सप्रेस करने में असफल रहा। और भाई लोग इसकी बातों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब कब पास्ट का मिला रहा है और कब प्रेजेंट का मिला है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। रेमंड कुछ नोटिस करता है और बोलता है ये तो मस्त फ्लेवर हार्मोन है और ये भी एक टॉप नॉच अल्फा है। जो चीज उससे बोलता है आखिर ये तुम कैसा अजीब काम कर रहे हो, हालांकि तुम्हारा व्यक्तित्व और रूप बिल्कुल अलग है लेकिन तुम मुझे बहुत ही ज्यादा परिचित लग रहे हो। हम देखते हैं कि बातें प्रेजेंट में आ चुकी होती हैं और ये प्रेजेंट में ही वो बंदा मतलब रेमंड सोच रहा होता है। जो चीज उससे बोलता है बाय द वे क्या तुम रेड लोटस सेक्ट के लीडर के बारे में जानते हो? रेमंड थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उसे बोलता है रेड लोटस सेक्ट आखिर ये क्या है? रेमंड उससे बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पर उपदेश देने आए हो? मुझे कल्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो चीज उससे बोलता है तो तुम उसके बारे में नहीं जानते, चलो इसे भूल जाओ, अब हम अपने बिजनेस पे आते हैं। मैं क्या तुमसे पैसे लोन में ले सकता हूँ? और भाई ये उधार मांगते हुए बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा होता है, इतना कोई एटीट्यूड नहीं दिखाता है। तभी रेमंड गुस्सा
करते हुए बोलता है कि तुम अचानक से यहाँ आ गए और मेरे दरवाजे को भी तोड़ दिया और मेरे आदमी को भी इंजर्ड कर दिया, और तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें लोन दूं। और वो हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर परेशानी खड़ा करने के लिए आया हो। जोची थोड़ा एटीट्यूड में आते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर असली पैसे उधार लेने आया हूँ, जिसे इंसानों द्वारा माना जाता है। वो रेमंड से बोलता है कि 1 2 3 4 5 मुझे बताओ कि तुम्हारी और तुम्हारे आदमियों की 5 जिंदगियां कितनी मूल्यवान हो सकती है। और इसके इतना बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इसके अभी इतने ही एपिसोड्स आए, जैसे जैसे न्यू चैप्टर्स रिलीज होते जाएंगे मैं वैसे वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और आज मैं इस वीडियो पर 200 लाइक्स और 50 कमेंट्स का एम रखूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे पहुंचा दोगे, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।